नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है और इस बात को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर दिन वैक्सीनेशन अभियान भी चला रही और बुधवार को हुए महा वैक्सीनेशन अभियान में 11 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया और अब 16 दिसंबर को एक और महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा और वैक्सीन लगवाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। और वहीं तीसरी लहर के आने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में 2000 से अधिक बिस्तर बढ़ाए जाने और आवश्यक सामान की खरीदी के लिए 335 करोड़ की राशि स्वीकृति कर दी है और बुधवार को 11 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है और प्रदेश में अभी तक 94% लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सेकंड डोज पर है। ऐसे में बुधवार को हुए महा वैक्सीनेशन अभियान में 11 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया और शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंगार चोली में नए कोविड-19 का सेंटर का शुभारंभ करते हुए लोगों से हाथ जोड़कर दूसरा टीका जल्द से जल्द लगवा लेने की अपील की है। और वहीं भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जो फैसले हैं, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया और इस पर 223.58 करोड़ रुपए की व्यवहार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019 से 24 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखंड श्रेणी द में रियायती दर पर लैंडमार्क लैंड बैंक अविकसित औद्योगिक परियोजन की भूमि आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान और अन्य संसाधनों का अनुमोदन किया गया है और सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट कास्ट आधारित उद्योग सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए सी श्रेणी में विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तानी संबंध बयान पर पलटवार किया है और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान संबंधी बयान पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जागा है और उसके पहले फारूक अब्दुल्ला थे और उसके पहले सलमान खुर्शीद थे और राशिद अलवी थे। जेएनयू का जुलूस था, ये इस बात का घोतक है कि कहीं ना कहीं से ये लोग देश में शांति भंग करने की भूमिका बना रहे और हम आपको निश्चित कर दें कि इनके प्रयास कभी सफल नहीं होने वाले और देश की जनता अब इन बातों को समझती भी है। देखो, ये क्रोनोलॉजी है जो चल रही है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। आज महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जागा है, इसके पहले फारूक अब्दुल्ला जी, उसके पहले सलमान खुर्शीद जी थे, उसके पहले राशिद अलवी जी थे। जेएनयू का जो जुलूस था, ये सब इस बात का द्योतक है। ये कहीं ना कहीं से देश में शांति भंग करने के लिए एक भूमिका बना रहे हैं, एक इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग। और हम बिल्कुल आपको निश्चित रूप से बता दें कि ये प्रयास कभी भी इनके सफल नहीं होंगे। देश का आम आवाम अब इस बातों को। और वहीं आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है और वहीं पेट्रोल डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे। केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और वहीं आज के पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम में कई दिन से कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है और यहाँ पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर है। दरअसल भारत में
तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर तय होते हैं और इन्हें हर दिन सुबह 6 बजे इसी के आधार पर अपडेट भी किया जाता है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड ऑयल की कीमतों की समीक्षा के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। और वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनियां रोज सुबह विभिन्न शहरों में तेल के दाम अपडेट करती है, जिसके बाद ही तेल के दामों में बढ़ोतरी और गिरावट का पता भी चलता है। और वहीं भोपाल में मरीज को इलाज नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद आलोक संजर एम्स के बाहर धरने पर बैठ गए। तो वहीं वीआईपी कल्चर और नेताओं के दबाव में काम न करने को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने भी काम बंद कर दिया और एम्स भोपाल में ऐसी स्थिति बनने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की और सांसद महोदय को 3 घंटे के बाद वापस जाना पड़ा। लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ नारेबाजी की तो जवाब में आलोक संजय समर्थकों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए और एम्स भोपाल के जूनियर डॉक्टर और पूर्व सांसद आलोक संजय के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और जूनियर डॉक्टरों ने वीआईपी कल्चर बंद करने को लेकर नारेबाजी की तो संजय समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और एमपी रीवा के ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को बेड नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद और भोपाल एम्स कमेटी के पूर्व सदस्य रहे आलोक संजय ने प्रबंधन के डॉक्टरों के खिलाफ गेट पर ही धरना दे दिया और धरना देने की सूचना जैसे ही प्रबंधन को मिली तो मनोबल का काम शुरू हो गया। लेकिन पूर्व सांसद महोदय कहाँ हटने वाले थे। ऐसे में एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने भी काम बंद कर दिया और वो भी बाहर आ गए और मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सभी को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद एम्स डॉक्टर और पूर्व सांसद के बीच हुई वार्ता के बाद सांसद महोदय ने जाना ही सही समझा और पूर्व सांसद मरीज को इलाज दिलवाकर वापस जा ही रहे थे कि जूनियर डॉक्टरों और संजय के समर्थकों के बीच नारेबाजी हो गई और जूनियर डॉक्टर एम्स में वीआईपी कल्चर के खिलाफ डटे थे तो संजय के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और वहीं मेडिकल कॉलेज में मरीज को लेकर भटकती महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल संभाग के ग्राम बिजोरा में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता ललिता सिंह अपने पति मान सिंह को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जिनके वाहन को अंदर नहीं आने दिया गया और परेशान होकर ललिता पति को स्ट्रेचर में लेकर ही वहीं वो लंबी दूरी तय करते हुए मेन गेट तक पहुंची, जहां तैनात गार्ड ने दुर्व्यवहार करते हुए वापस लौटा दिया और मरीज को लेकर यहां वहां भटकने के बाद ललिता पति को वापस ले गई और इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ती रही और इस घटनाक्रम से आहत मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन को कोसते हुए पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। और इस बारे में मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी आकाश रंजन कहते हैं कि उन्हें इस घटनाक्रम के बारे में अभी कुछ नहीं पता और वो इसके बारे में पड़ताल करवाएंगे और जिसकी भी गलती होगी उचित एक्शन भी लिया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों से सरकारी और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की वसूली की जाएगी और इसके लिए शिवराज सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करेगी और गृह विभाग ने प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया और इसे आगामी कैबिनेट में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भी किया जाएगा और नुकसान की राशि का निर्धारण दावा अधिकरण करेगा और ये घटना विशेष के लिए गठित होगा। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए और ऐसा करने वालों से सरकार अब सख्ती से निपटेगी और इसके लिए सरकार नया कानून लाने जा रही और इसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह द्वारा सांप्रदायिक दंगा, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, सड़क यातायात अवरुद्ध करने या किसी अन्य कारण से संपत्ति को नुकसान होता है तो क्षति का निर्धारण दावा अधिकरण करेगा और दोषी व्यक्ति अगर जुर्माने देने में आनाकानी करता है तो उसकी संपत्ति नीलाम करके प्रभावित व्यक्तियों को राशि दिलाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां रहेंगी और राशि वसूली के साथ आरोपित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण अलग से दर्ज कराया जा सकेगा। अब वहीं आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में हुई थी पथराव की घटना कुछ समय पहले और उज्जैन में राम भक्तों पर उस वक्त पथराव भी किया गया था
जब वो जन जागरण यात्रा निकाल रहे थे। और इसके कुछ दिन बाद इंदौर के सांवेर में भी अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए निकाली जा रही जन जागरण रैली पर पत्थर फेंके गए थे। और भोपाल के करौंद स्थित अमन कॉलोनी में लूट के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर भी पथराव किया गया था। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी हड़ताल, धरना प्रदर्शन, दंगा, बलवा जैसे में निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम 1984 में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान जरूर है। और भारतीय दंड विधान संहिता में भी बलवा, दंगा और हिंसात्मक गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन पत्थरबाजी इसमें शामिल नहीं है। हाँ, उसके ऊपर लगभग हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और हम अगली कैबिनेट की बैठक में उस लोक शांति भंग करने वाले कानून को लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक अधिकरण गठित करेंगे, जिन्हें न्यायालयीन अधिकार भी कुछ शक्तियां उन्हें हम देंगे, जिससे राशि वसूली करने में और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने में, पृथक से केस चलाने में, इन सब में मदद हो। और वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने उत्पात मचाया और यहां सिंचाई विभाग वाहनों को आग के हवाले नक्सलियों ने किया और कुल 5 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया गया। और अमलीपद थाना क्षेत्र का ये मामला है और शाम 6 बजे हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और निर्माण स्थल की देखरेख करने वाला मुंशी नदारद है। और मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने अमीलपदर थाना क्षेत्र के पीपल खूंटा गांव के पास टैंक निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। नक्सलियों ने जिन वाहनों को आग लगाई है उसमें चैन माउंटेन, 2 एक्सेस मशीन और ट्रैक्टर शामिल है। और सभी मशीनें सिंचाई विभाग के ठेकेदार की बताई जा रही है, जिससे टैंक का निर्माण किया जा रहा था। और घटना की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है और वाहनों को जलाने की सूचना अभी मिलने की बात अधिकारियों ने कही। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और अमलीपदर थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने ऐसी घटना की फौरी जानकारी मिलने की बात कही है। और वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर सूचना मिलने की बात वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से स्कूली छात्रों का करियर ग्राफ गिरता जा रहा है और यहाँ 39% विद्यार्थी अपनी कक्षा के योग्य पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और ना तो वो किताब पढ़ सकते हैं और ना ही मैथ्स के सवाल हल कर सकते हैं। और भाषाई दक्षता में भी कमी देखने को मिल रही है। और भाषाई दक्षता में क्लास 2 के 92% बच्चे फिसड्डी हैं, जबकि कक्षा 3 के 88% और कक्षा 4 के 90% छात्र कमजोर है। और इसी तरह कक्षा 5वीं में 95% बच्चे भाषाई दक्षता में वीक भी हैं। और कक्षा 6 के 93% बच्चों की भाषाई दक्षता कमजोर हो चुकी है। और गणित के क्षेत्र में भी यही समस्या देखने को मिली है। और अब SCERT के संचालक ने कहा कि वो नवा जतन कार्यक्रम के जरिए इसका स्तर सुधारने की कवायद करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आदिवासियों के साथ सालों तक न्याय करने वाली कांग्रेस पहले खेद पत्र जारी करे, उसके बाद हम श्वेत पत्र जारी कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नहीं यही बता दें कि उन्होंने 15 महीनों के अपनी सरकार में ही आदिवासियों के लिए क्या किया। और गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज आदिवासियों भाइयों और युवाओं की चिंता का दिखावा करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। और देश और प्रदेश में 60 सालों से अधिक समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने आदिवासी वर्ग को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। और उन्होंने कहा कि 60 साल में अगर आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया गया होता तो आज आदिवासियों के हालात अलग होते और आदिवासियों के लिए जितनी भी घोषणाएं की
एक भी पूरी नहीं की। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी पूरा नहीं करने वाले कमलनाथ कैसे श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर सकते हैं? और कांग्रेस का काम केवल झूठ बोलकर भय और भ्रम फैलाना रहा गया है, और लेकिन जनता कांग्रेस की मानसिकता समझ चुकी है। इसलिए आज आदिवासी और युवा बीजेपी के साथ हैं। पहले वो खेद पत्र जारी करें कमलनाथ जी, फिर हम श्वेत पत्र पे विचार कर लेंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का कहा और एक को भी नहीं दिया। जनजाति भाइयों के लिए 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खेद पत्र जारी करें, हम श्वेत पत्र जारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा अब राज्य में भी लगातार मंडरा रहा है। हालांकि अब तक नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज प्रदेश में नहीं मिले, और बुधवार को प्रदेश में 25,011 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया, जिसमें से 37 लोग संक्रमित मिले। और वहीं आज पॉजिटिविटी रेट 0.15% है, और राज्य में बुधवार को एक मरीज की भी मौत कोरोना से हुई है। और प्रदेश में 6 जिला गरियाबंद, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, नारायणपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 0 है। और कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण भी किया जा रहा है। और टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की आधी आबादी कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। और राज्य में अब तक 1,87,377 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। और वहीं 1,80,68,296 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। और राज्य की 91% आबादी को पहला टीका लग चुका है। पहली और दूसरी दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,82,55,673 टीके लगाए जा चुके हैं। और वहीं इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा में बुजुर्ग महिला का निवास है, जो शासकीय सेवानिवृत्त शिक्षा है। और महिला के घर के सामने उन्हीं के मकान का मलबा पड़ा हुआ था, जिसे एमजी रोड थाने के तत्कालिक प्रभारी राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने पास के ही व्यक्ति को मलबा हटाकर उसे कब्जा दिलाने का प्रयास किया। और बुजुर्ग महिला के आपत्ति लेने पर थाना प्रभारी ने महिला को अपशब्द कहे और झूठे मुकदमे दर्ज करने की भी धमकी दी। और महिला द्वारा वीडियो बनाने पर बदले की भावना से महिला पर शासकीय बाधा में रुकावट डालने का केस भी दर्ज कर दिया। और महिला ने इंदौर जिला कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की, और उच्च न्यायालय ने संबंधित वीडियो के आधार पर महिला को अग्रिम जमानत दी है, और साथ ही थाना प्रभारी से लिखित में शपथ पत्र पर जवाब मांगा। और पीड़िता ने इस घटना के बाद परिवार सहित प्रदेश छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति भी मांगी है। और वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के कटनी आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी किए गए कटनी एसपी सुनील जैन के एक पद से बवाल मच गया। और कटनी पुलिस अधीक्षक ने इस पत्र में सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसके कॉलम नंबर 6 में लिखा गया है कि 2 समुदाय पर सख्त नजर रखी जाए। और पत्र में 2 समुदायों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखने का जिक्र होने के बाद से बवाल शुरू हो गया। और मंगलवार को जिले में राज्यपाल मंगू भाई पटेल अल्प प्रवास पर कटनी आए थे। राज्यपाल के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस महकमे ने निर्देश जारी किए थे। और राज्यपाल की सुरक्षा को देखते हुए पत्र में आतंकवादी संगठनों का जिक्र करते हुए 2 समुदायों का भी उल्लेख कर आतंकवादियों की श्रेणी में ही किया गया। और पत्र में जारी निर्देशों के बीच कॉलम नंबर 6 में लिखा गया है कि सिख, मुसलमान, JKLF, उल्फा, सिमी, LTTI आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। और एसपी का यह पत्र चर्चा का विषय बन गया, जिस पर पुलिस विभाग को सफाई देनी पड़ गई है।